नई कंपनी में अपने पहले ही दिन उस लड़के को एक बड़ा झटका लगता है। कंपनी की ठंडी और सधी हुई सीईओ कोई और नहीं बल्कि वही खूबसूरत, समझदार और सुलझी हुई महिला होती है जिससे वो कुछ दिन पहले विदेश में अचानक मिला था। अपने अपने ओहदे और पहचान का फर्क समझते ही वो अनजाने में उससे दूरी बनाना चाहता है, इसलिए वो ऑफिस की गेट पर ही रुक जाता है। खुद को चुपचाप हिम्मत देता है, अपने दिल को शांत करने की कोशिश करता है। मन को संभालने के बाद ही वो आखिरकार अंदर कदम रखता है। सुबह की मीटिंग के दौरान लड़का स्टेज पर खड़ी उस महिला को देखता है, वही कुछ दिन पहले वाली समझदार लेकिन थोड़ी बेफिक्र सी बड़ी बहन जैसी महिला। उसे देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। उसी पल स्टेज पर खड़ी सीईओ की नजर भी भीड़ में खड़े उस लड़के पर पड़ जाती है। एक पल के लिए माहौल जैसे थम सा जाता है। पूरे ऑफिस के लोग हैरानी से अपना सिर घुमाकर उसी लड़के को देखने लगते हैं। ये समझते ही कि सीईओ ने उसे पहचान लिया है, लड़का घबराकर फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। फिर भी उनकी नजरें मिल जाती हैं। लड़का हल्की सी बेवकूफी भरी मुस्कान के साथ सिर हिला देता है और सीईओ भी मजबूरी में हल्की सी मुस्कान दे देती है। जैसे ही लड़के के दिल में खुशी की लहर उठती है, मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों की फिर से मुलाकात होती है। इस बार सीईओ के चेहरे पर वही ठंडा और दूर रहने वाला भाव देखकर लड़के का मन टूट सा जाता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि सीईओ का दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। ऑफिस लौटते ही उसने जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और उस लड़के की पूरी जानकारी मंगवाई। इसके बाद वो अपनी टेबल के पास बैठ गई और 2 साल पहले हुई उस मुलाकात के बारे में सोचने लगी। कुछ दिन पहले ही वो मजबूत और काबिल महिला अपना तलाक फाइनल कर चुकी थी और अपने एक्स हस्बैंड द्वारा छोड़े गए होटल के काम को संभालने के लिए क्यूबा गई थी। सारी जिम्मेदारियां सौंपने के बाद उसने सोचा था कि एक नींद की गोली लेकर आराम से सोएगी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी नजर होटल की मेज पर रखे एक पोस्ट कार्ड पर पड़ी जिसमें पश्चिमी समंदर का नजारा बना हुआ था। उस तस्वीर की खूबसूरती ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वो अकेले ही समंदर किनारे पश्चिमी सागर को देखने चली गई। जैसे ही वो एक व्यू पॉइंट पर बैठी, नींद की गोली का असर होने लगा और शूहुन का सिर अचानक चकराने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि तभी क्यूबा में बैकपैकिंग कर रहा योंग हुक दौड़कर आगे आया और उसे समय रहते पकड़ लिया। वो पूछना चाहता था कि शूहुन ठीक है या नहीं, लेकिन दवा के असर से वो सीधे उसके कंधे पर सो गई। शू हियन की बातें सुनकर जंग हुक कुछ कह ही नहीं पाया। जैसे ही शू हुन ने अपना सिर घुमाया, उसका जूता अचानक पैर से फिसल गया। कोई और रास्ता ना देखकर जंग हुक ने उसे पूरे दोपहर अपने कंधे पर ही सोने दिया। जब शू हुन की नींद खुली और उसने सामने जंग हुक को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो उससे पूछना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था। जंग हुक ने जल्दी जल्दी सब कुछ समझाया और फिर उठकर जाने लगा। तभी शूहुन ने उसे आवाज दी और अपना जूता लाने में मदद करने को कहा। यंग हुक एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने वाला था, शूहुन की नजर दूर डूबते सूरज पर पड़ी और उसके मुंह से अनजाने में एक हल्की सी आवाज निकल गई। उसकी आवाज सुनकर यंग हुक पलटा और अपने ईयरफोन निकाल लिए। बस यूं ही शू हियन ने जंग हुक के ईयरफोन पहन लिए। खूबसूरत धुन के साथ साथ शू हियान सामने फैले उस शानदार नजारे में पूरी तरह खो गई। जंग हुक उसका जूता उठा चुका था। जाने से पहले उसकी नजर शू हियान की एड़ी पर पड़ी जो हील की वजह से छिल गई थी। उसने बिना सोचे समझे अपने जूते भी उतार दिए और शू हियान के साथ नंगे पांव ही डॉक से नीचे उतर आया। ध्यान रखते हुए वो पास की सड़क किनारे लगी एक छोटी सी दुकान से उसके लिए चप्पल खरीद लाया और फिर उसे पास की एक लोकल थोड़े से गंदे से होटल में चेक इन कराने तक साथ गया। ये सब शू हियान के लिए बिल्कुल नया एहसास था। जो महिला हमेशा खुद को मजबूत और ताकतवर बनाए रखती थी, उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे उसका मन सच में हल्का हो गया हो। जब दोनों अलग होने वाले थे तब यंग हुक ने बताया कि वो अगले दिन दोपहर को अपने देश लौट रहा है और पूछा कि क्या वो उससे अगली सुबह फिर मिलना चाहेगी। लेकिन शू हियान अपने शेड्यूल को लेकर पक्की नहीं थी, इसलिए वो हिचकिचाई और कोई साफ जवाब नहीं दे पाई। अगली सुबह यंग हुक तय समय से पहले ही उस कैफे में पहुंच गया जहां दोनों ने मिलने का वादा किया था। लेकिन शू हियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में फंस गई और अपॉइंटमेंट मिस हो गया। जब वो काम खत्म करके वहां पहुंची तब तक यंग हुक एयरपोर्ट जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका था। उसे लगा कि उनकी छोटी सी मुलाकात यहीं खत्म हो गई, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। जैसे ही वो अपने देश वापस लौटी, जंग हुक उसके दरवाजे पर आकर खड़ा था। उस महिला ने कभी सोचा भी नहीं था कि विदेश में पहली नजर में दिल जीत लेने वाला वो प्यारा सा पपी जैसा लड़का वापस आकर उसी की कंपनी में काम करने लगेगा। सुबह की मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों की फिर मुलाकात हुई, लेकिन इस बार शू हियन का चेहरा बेहद ठंडा लग रहा था। ये देखकर जंग हुक का मन थोड़ा उदास हो गया, मगर सच्चाई ये थी कि शू हियन का दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और जंग हुक की पूरी जानकारी लाने को कहा। सब कुछ ध्यान से मिलाने के बाद उसे एहसास हुआ कि जंग हुक का रिज्यूमे बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने विदेश में खुद के बारे में बताया था। ये समझते ही उसका दिल खुशी से धड़क उठा। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए शू हियन ने अनजाने में जंग हुक को सीढ़ियों के पास फोन पर बात करते देखा। वो बहुत खुश होकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर शू हियन ने बिना सोचे अपनी सेक्रेटरी से पूछ लिया, कौन सा इंसान होगा जिससे बात करते हुए कोई आदमी इतना खुश दिखे। सेक्रेटरी का जवाब सुनकर शू हियन को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उस शाम ऑफिस से घर लौटते वक्त शू हियन को अचानक याद आया कि जंग हुक ने अपने रिज्यूमे में पास के एक बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि जब भी उसका मन खराब होता है वो वहां जाकर झूले पर बैठता है और सब कुछ भूल जाता है। शू हियन ने ड्राइवर से यूं ही पूछ लिया कि क्या उसे उस जगह के बारे में पता है जहां की बात यंग हुक ने की थी।
बात तो उसने हल्के फुल्के अंदाज में की थी, लेकिन खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाई। यंग हुक के बताए हुए उसी झूले पर बैठते ही उसे सच में दिल में थोड़ी शांति महसूस हुई। तभी ऑफिस से निकल चुका यंग हुक दूर से शू हियॉन को देख लेता है। हल्की सी आहट सुनकर शू हियॉन पीछे मुड़ती है और दूसरी तरफ जंग हुक को खड़ा देख लेती है। उसका चेहरा तुरंत अजीब सा हो जाता है। जंग हुक गर्मजोशी से उसे नमस्ते करता है और शू हियॉन फौरन खुद को संभाल लेती है। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद दोनों के बीच थोड़ी सी अजीब सी खामोशी छा गई। शू हियॉन जाने के लिए मुड़ ही रही थी कि तभी यंग हुक ने उसे आवाज दी। उसने बताया कि क्यूबा में रहते हुए उसने चुपके से उसकी एक फोटो खींच ली थी और पूछा कि क्या वो उसे साथ बैठकर देखना चाहेगी। दोनों पास ही मौजूद एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर गए, जहां यंग हुक ने फिल्म को लाइट बॉक्स पर रखा और शू हियॉन को दिखाया कि उसे कैसे देखा जाता है। जैसे ही शू हियॉन ने सामने खड़े मासूम और हमेशा खुश रहने वाले जंग हुक को देखा, उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। इसके बाद दोनों पास रखी क्लॉ मशीन से खेलने लगे। जंग हुक अपने हुनर दिखाना चाहता था, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो खिलौना नहीं निकाल पाया। उल्टा शू हियॉन ने पहली ही कोशिश में खिलौना निकाल लिया। ये देखकर जंग हुक तुरंत सफाई देने लगा कि असल में वो क्लॉ मशीन का एक्सपर्ट है, बस आज उसकी बॉस शू हियॉन पास में खड़ी थी, इसलिए वो नर्वस हो गया और हार गया। कहते हैं बाहर रहने वाला लड़का खुद का ध्यान रखना जानता है, लेकिन इस लड़के को देखिए, उसने थोड़ा ज्यादा पी लिया और बाहर निकला। तभी कंपनी की महिला सीईओ की नजर उस पर पड़ गई। बस स्टॉप पर खड़ा होकर बस का इंतजार करते हुए अचानक सीईओ ने अपनी गाड़ी उसके पास रोक दी। जंग हुक को पूरी तरह नशे में देखकर शू हियॉन पहले तो अनदेखा करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और हॉर्न बजा दिया। गाड़ी में बैठते ही बेवकूफ सा जंग हुक बहुत खुश हो गया। वो डिनर की सारी मस्ती बताते हुए अपनी टाई की जिप खींच कर शू हियॉन को दिखाने लगा कि ये कितनी आसान है। उसकी मासूम हरकतें देखकर शू हियॉन तुरंत पिघल गई। बातें करते करते दोनों जल्द ही जंग हुक के घर के सामने पहुंच गए। नादान जंग हुक को लगा कि कहीं शू हियॉन को गाड़ी चलाते वक्त नींद ना आ जाए, इसलिए उसने जेब से स्क्विड का एक टुकड़ा निकाला और उसे खिलाने की कोशिश करने लगा। शूहुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक दिया, लेकिन यंग हुक भावुक होकर अजीब हरकतें करने लगा। मजबूरी में शू हियॉन को उसे खिलाने देना पड़ा। कहते हैं कि लोग स्क्विड की खुशबू तक पहचान लेते हैं। अंदर ही अंदर जंग हुक पूरी तरह घबरा गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही वो सीधा शू हियॉन के पास माफी मांगने चला गया। शू हियॉन ने पहले उसे हैंगओवर की दवा दी और फिर उसे याद दिलाने लगी कि कल क्या क्या हुआ था। वो ग्रे रंग की ऊनी पैंट थी ना, आप पर बहुत अच्छी लग रही थी मिस्टर किम जुनयांग। और वो जूते और टोपी भी लिंक वाले थे क्या? ये सुनकर जंग हुक शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता था। उसने फिर से माफी मांगी, लेकिन शू हियॉन ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे सच में बुरा लग रहा है तो वो ऑफिस के बाद उसके साथ एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स खाकर इसकी भरपाई कर सकता है। रास्ते में शू हियॉन ने मजाक करते हुए पूछा, आज तुमने मेरे मुंह में स्क्विड ठूसने की कोशिश क्यों नहीं की? चाहे मेरी कितनी भी बेइज्जती हो जाए, मैं फिर भी मना कर दूंगी। जंग हुक ने जवाब दिया, डायरेक्टर, आपकी जुबान सच में बहुत तेज है। ये सुनते ही शू हियॉन जोर से हंस पड़ी। गाड़ी से उतरने से पहले उसने सोच समझकर अपनी टोपी पहनी और फिर दोनों साथ में नूडल शॉप चले गए। ये उनकी पहली आधिकारिक डेट थी। पूरा दिन दोनों के लिए बहुत अच्छा गुजरा। जब यंग हुक जाने लगा तो उसने प्यार से अपना फोन नंबर अपने हाथ पर लिखा और शू हियॉन के फोन से उसकी फोटो खींच ली। उसे लगा कि इतनी तेज रफ्तार से सब आगे बढ़ रहा है तो शायद दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही जंग हुक कंपनी पहुंचा, पूरे ऑफिस में एक धमाकेदार स्कैंडल फैल चुका था। जो महिला सीईओ कुछ समय पहले ही तलाक से गुजरी थी, उसके बारे में अफवाह उड़ गई कि वो कंपनी के अपने ही प्यारे से जूनियर के साथ रिलेशनशिप में है। ये खबर सुनकर पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि शू हियॉन की एक्स हस्बैंड की मां खुद उसके पास आ पहुंची। उसने शू हियॉन को सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने इस मामले को जल्दी नहीं सुलझाया तो उस पर परिवार की इज्जत खराब करने और तलाक के बाद बांटी गई प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करने का केस कर दिया जाएगा। उसका साफ मकसद होटल को वापस लेना था। शू हियॉन ने समझाने की कोशिश की कि वो और जंग हुक सिर्फ ऑफिस के आम सहकर्मी हैं, लेकिन उसकी पूर्व सास ने सीधे जंग हुक की पर्सनल फाइल और दोनों की साथ वाली तस्वीरें उसके सामने रख दी। शू हियॉन ये कहकर जवाब देना चाहती थी कि वो पहले ही तलाक ले चुकी है, लेकिन अपनी पूर्व सास की बातें सुनते ही वो चुप हो गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि तलाक के बाद भी दोनों परिवारों के बिजनेस रिश्ते उसे अब भी जकड़े हुए हैं। पूर्व सास ने साफ शब्दों में कहा कि अगर शू हियॉन ने 3 दिनों के अंदर जंग हुक को नौकरी से नहीं निकाला तो जो फेरीटेल होटल उसे मिला था उसका नाम बदलकर किसी और के नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन शू हियॉन को ये नहीं पता था कि ये स्कैंडल असल में उसी की पूर्व सास ने मीडिया में लीक करवाया था और इस साजिश में शू हियॉन की अपनी मां भी शामिल थी। दोनों चाहती थीं कि शू हियॉन चुपचाप होटल छोड़ दे और वापस अपने एक्स हस्बैंड के पास चली जाए। अगली सुबह शू हियॉन की मां कंपनी आई और उससे मिली। उसने बताया कि उसने और पूर्व सास ने मिलकर तय किया है कि मीडिया में जंग हुक को एक गंदा पीछा करने वाला इंसान बताया जाएगा और सारा दोष उसी पर डाल दिया जाएगा। ये सुनते ही शू हियॉन का गुस्सा फूट पड़ा। वो किसी भी हाल में उस मासूम जंग हुक को अपने कारण कुर्बान नहीं कर सकती थी। मां से जोरदार बहस के बाद और कोई रास्ता ना देखकर शू हियॉन को उसी इंसान के पास मदद के लिए जाना पड़ा जिसके पास वो कभी नहीं जाना चाहती थी, अपने एक्स हस्बैंड के पास। जब युक ने शू हियॉन की गुहार सुनी तो उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। शुरुआत में उसे लगा था कि ये सिर्फ एक बेवकूफी भरा स्कैंडल है, लेकिन अब शू हियॉन को इतना परेशान देखकर उसके दिल में जलन भी हुई। फिर भी उसने मदद करने का फैसला किया। सच्चाई ये थी कि युक आज भी शू हियॉन से बहुत प्यार करता था। शादी के बाद उसने देखा था कि उसकी अपनी माँ कैसे लगातार शू हियॉन को दबाती और इस्तेमाल करती रही। शू हियॉन कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह पाई और यही वजह थी कि युक ने तलाक का बहाना ढूंढ लिया।
एक दिन एक लग्जरी बुटीक में युग को एक ड्रेस पसंद आई, लेकिन जब उसने स्टाफ से पैक करने को कहा तो सेल्स असिस्टेंट ने बताया कि वो ड्रेस पहले ही किसी और ने रिजर्व कर ली है। बेबसी में युग मुड़कर जाने लगा। सेल्स असिस्टेंट को लगा कि शायद युग सब कुछ खरीदना चाहता है। वो झिझकते हुए मुस्कुराया, ब्लैक क्रेडिट कार्ड लिया और पेमेंट पूरा करने के बाद युग बाहर निकल गया और तुरंत शूहियान की सेक्रेटरी को कॉल किया। लेकिन सेक्रेटरी ने बताया कि शूहियान शहर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है। ये सुनकर युग के पास और कोई रास्ता नहीं बचा और उसने तोहफा शूहियान की कंपनी के फ्रंट डेस्क पर भिजवा दिया। उस दिन मिलने के बाद युग के दिल में शूहियान को वापस पाने की इच्छा जाग उठी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये बात कैसे कहे। पार्किंग से निकलते वक्त उसने अचानक शूहियान को एक कार्गो ट्रक से उतरते देखा, जिसके साथ एक आदमी बैठा था। ये देखकर उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक गई, लेकिन जैसे ही दोनों नीचे उतरे युग पहचान गया कि शूहियान के साथ खड़ा आदमी वही जवान कर्मचारी था जिसका नाम कुछ दिन पहले स्कैंडल में आया था। दूर से दोनों को साथ देखकर युग के दिल में दबी हुई जलन एक बार फिर उफान मार गई, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हालात यहाँ तक पहुंचने की असली वजह उसकी अपनी माँ थी। 2 दिन पहले की बात थी जब शूहियान ने अपनी माँ से कहा था कि वो उसके और जिंगहुक के बीच फैले स्कैंडल को शांत करवाने में मदद करे, लेकिन जब माँ का मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो अंदर ही अंदर और नाराज हो गई और उसने चुपचाप एक नई चाल चल दी। उसने सीधे उस आर्टिस्ट से संपर्क किया जो शूहियान के होटल में आर्ट एग्जीबिशन करने वाला था और उससे कोलैबोरेशन कैंसिल करवा दिया। जब शूहियान को इस बारे में पता चला तो वो बिना किसी को बताए अकेले ही दूसरे शहर चली गई ताकि खुद आर्टिस्ट से मिलकर बात सुलझा सके। शूहियान के अंकल को पता था कि वो इन दिनों ठीक नहीं है। ये बात उन्होंने सेक्रेटरी से सुनी थी और उन्हें याद आया कि जब भी शूहियान जिंगहुक के साथ होती थी वो सच में खुश दिखती थी। इसलिए उन्होंने सीधे जिंगहुक को फोन किया और उसे साथ चलने को कहा ताकि वो शूहियान का मन हल्का कर सके। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। जिंगहुक के साथ होने से रेत में बच्चों की तरह खेलना भी दोनों के लिए बेहद मजेदार बन गया। शूहियान के पिता ने फोन करके उसकी तबीयत पूछी और अंकल दूर से दोनों को देखते रहे। उस शाम होटल लौटने के बाद बातों बातों में जिंगहुक को पता चला कि शूहियान हर रात बिना नींद की गोली लिए सो ही नहीं पाती। ये सुनकर उसका दिल भर आया। रात को बिस्तर पर लेटे हुए वो बार बार करवट बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी रेडियो पर किसी ने एक गाना रिक्वेस्ट किया जो उसे बहुत जाना पहचाना लगा, वही गाना जिसे उसने और शूहियान ने क्यूबा में साथ सुना था। उसे याद आया कि शूहियान के अंकल ने बताया था कि उसे देर रात रेडियो सुनना पसंद है। तभी जिंगहुक समझ गया कि गाना उसी ने रिक्वेस्ट किया होगा। उसे एहसास हुआ कि इन लंबी और अकेली रातों में वे दोनों एक दूसरे को ही याद कर रहे थे। दिल में जोश और हिम्मत भरकर वो आधी रात को घर से निकल पड़ा और पड़ोसी का दरवाजा खटखटाकर उनसे एक ट्रक उधार ले लिया। वो शूहियान के पास जाना चाहता था और खुलकर अपने दिल की बात कहना चाहता था। जब उसने शूहियान की बातें सुनी तो यांगहुक को थोड़ा गुस्सा भी आया। उसे लगा कि अगर वे सिर्फ दोस्त ही हैं तो उनके बीच इतना उलझा हुआ रिश्ता नहीं होना चाहिए। उसने हिम्मत जुटाकर शूहियान के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन शूहियान समझ नहीं पाई कि उसे क्या जवाब दे। फिर भी यांगहुक हताश नहीं हुआ। उसे पता था कि शूहियान को बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि वो उसे धीरे धीरे अपना सके। खाना खत्म करने के बाद दोनों समंदर किनारे कॉफी पीने चले गए। हवा तेज चल रही थी तो यांगहुक ने अपनी जैकेट उतारकर प्यार से शूहियान के कंधों पर डाल दी। फिर वो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बातें करने लगा। शूहियान घबरा भी रही थी और उसके आकर्षण में बह भी रही थी। तभी यांगहुक ने सिर झुकाया और नींद का बहाना करते हुए सीधे उसके कंधे पर सिर रख दिया। उस पल शूहियान का दिल जैसे अंदर ही अंदर उछलने लगा। उसने धीरे से यांगहुक से कहा कि वो उसे इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रही क्योंकि वो डरती है कि अगर वे सच में साथ आ गए तो उसका परिवार बीच में आ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो शायद वे दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी कही हुई हर एक बात यांगहुक ने सुन ली थी। अगले दिन ऑफिस में यांगहुक को अचानक अपने सहकर्मियों से पता चला कि कल शूहियान का जन्मदिन है। ये सुनते ही काम खत्म होने के बाद वो उसके लिए तोहफा लेने मॉल दौड़ पड़ा। लेकिन जब वो घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था तभी रास्ते से गुजर रही शूहियान की नजर इस पर पड़ी और वो एक पल के लिए ध्यान खो बैठी, जिससे उसकी गाड़ी से हल्की सी टक्कर हो गई। जैसे ही शूहियान गाड़ी से बाहर निकली यांगहुक दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो उसके सामने खड़ा हो गया और तुरंत हालात संभालने लगा। शूहियान की हालत ठीक न देखकर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती आगे वाली सीट पर बैठा दिया। घर पहुंचने पर शूहियान उतरना चाहती थी, लेकिन यांगहुक ने उसे 1 मिनट रुकने को कहा। उसने वो लिपस्टिक निकाली जो उसने सोच समझ कर चुनी थी और शूहियान को दे दी। ये किसी महंगे तोहफे जितनी कीमती नहीं थी, लेकिन इसमें उसका सच्चा दिल छुपा हुआ था। और इसी बीच लगभग 40 साल की सख्त और रौबदार महिला सीईओ के बारे में ये अफवाह फैलने लगी कि वो नाइट क्लब क्वीन है। कंपनी के फोरम पर हर तरफ ये अफवाह फैल गई कि वो अपने पद का इस्तेमाल करके पुरुष कर्मचारियों के साथ खेल रही है। देखते ही देखते जिज्ञासा से भरे कर्मचारी इधर उधर जमा होने लगे। सीनियर मैनेजमेंट ने शूहुन से कहा कि वो सबके सामने सफाई दे। इतनी जहरीली और घटिया बातों का सामना करते हुए शूहुन शुरू में कुछ भी कहने का मन नहीं बना पाई, लेकिन तभी पीछे से एक नरम सी आवाज आई। वो एक लंबा सा युवक था जो मुस्कुराते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। जो आदमी उसके लिए खड़ा हुआ था उसे देखकर शूहुन की आंखों में चमकते हुए आंसू आ गए। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि जंगहुक एक बार फिर इस तूफान में खिंच गया था। अगले ही दिन कंपनी की कैंटीन में खाना खाते वक्त जंगहुक ने अपने पीछे लोगों को फुसफुसाते सुना, ये कहते हुए कि वो वही आदमी है जिसे महिला सीईओ पाल रही है। ये बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उससे सहन नहीं हुआ। वो चुपचाप अपने साथियों से बहाना बनाकर उठ गया और अकेले में रेस्टोरेंट के एक कोने में जाकर बैठ गया, दिल ही दिल में टूटता हुआ।
तभी उसके फोन पर सीईओ का मैसेज आया और उसका मन तुरंत हल्का हो गया। दरअसल शू हियन ने उसे सड़क के कोने पर उदास बैठे देखा था। इस मौके को हाथ से जाने न देते हुए जंग हुक ने हिम्मत करके शू हुन से कहा कि वे दोनों आज ऑफिस छोड़कर कहीं बाहर घूमने चले। सीईओ का साथ मिलते ही जंग हुक को आधे दिन की छुट्टी आसानी से मिल गई। एक शान से अंडरपास के नीचे यांग हुक शू हुन के साथ टहलने लगा ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। जब उसने शू हुन से पीछे मुड़ने को कहा तो पुल पर एक के बाद एक खूबसूरत ऑयल पेंटिंग्स दिखाई देने लगी। ये एक अनोखी आर्ट एग्जीबिशन थी जिसने न सिर्फ शू हियन की सोच को नया नजरिया दिया बल्कि दोनों के उलझे हुए मन को भी सुकून दिया। इसी दौरान शू हुन के एक्स हस्बैंड के हाथ भी जंग हुक की फाइल लग गई। जिस महिला से वो कभी दिल से प्यार करता था वो यूं ही उसकी जिंदगी से दूर हो गई थी। पहली ब्लाइंड डेट पर शू हियन ने शर्माते हुए उससे पूछा था कि उसे कैसी लड़की पसंद है और कहा था कि वो वैसी बनने की कोशिश करेगी। ऐशो आराम की जिंदगी ने शू हियन को अंदर से बहुत गहरे जख्म दिए थे। यंग हुक के सीधे साधे और पपी जैसे सच्चे प्यार के सामने शू हियन ने आखिरकार सब कुछ छोड़ दिया और अपने रिश्ते को मान लिया। यंग हुक की साइकिल के पीछे बैठी हुई शू हियन सच्ची खुशी के साथ मुस्कुरा रही थी। शादी का अनुभव पहले भी रहा था लेकिन प्यार की मिठास उसने पहली बार महसूस की थी। इस रिश्ते को खास बनाने के इरादे से यंग हुक ने एक केक खरीदा और उस दिन को यादगार बना दिया जिस दिन दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दिया था। उसने कैलेंडर पर लव मे लिख दिया। कमरे में अब तक एक दूसरे को दिए गए तोहफे भरे पड़े थे। फोन में कैलेंडर अपडेट करते वक्त शू हुन ने इस पल को अपने दिल में गहराई से बसा लिया। यंग हुक ये सोचकर हल्के से हंस पड़ा कि वो शू हियन को कौन सा प्यार भरा नाम दे। शायद वो थोड़ा ज्यादा ही उतावला हो रहा था। आखिर ये लगभग 50 साल की ठंडी और सधी हुई सीईओ की जिंदगी का पहला प्यार था। उस प्यारे से पपी जैसे लड़के की दी हुई लिपस्टिक उठाकर शू हियन ने अनजाने में उसे थोड़ा ज्यादा लगा लिया। अपनी लग्जरी कार से उतरते वक्त उसकी नजर सड़क किनारे जल्दी जल्दी ऑफिस जाते हुए यंग हुक पर पड़ी। जो सीईओ कभी बर्फ जैसी ठंडी हुआ करती थी उसका चेहरा अब नरम पड़ चुका था। ऑफिस में फाइलें देखते हुए भी उसकी आंखों में गर्मजोशी और अपनापन झलक रहा था। लेकिन ये खूबसूरत पल ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक उसकी माँ वहां आ गई और उसने शू हियन को आदेश दिया कि वो तुरंत अपने चावल एक्स हस्बैंड से दोबारा शादी की तैयारी करे। उसके पिता का आने वाला चुनाव एक्स इन लॉज परिवार के समर्थन पर टिका था। दूसरी तरफ यंग हुक के लिए भी हालात अच्छे नहीं थे। एक साधारण कर्मचारी होने के कारण उसे जानबूझकर कंपनी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट दे दिया गया। असल में ये सब शू हुन की पूर्व सास की साजिश थी। उसकी योजना थी कि उस दोपहर होटल की ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर जंग हुक को सबके सामने बेइज्जत किया जाए और शू हियन और जंग हुक के स्कैंडल को बहाना बनाकर होटल का कंट्रोल वापस ले लिया जाए। ओपनिंग की जगह पर जोर शोर से सजावट चल रही थी। छोटे छोटे ब्रेक्स के दौरान भी दोनों किसी तरह चुराए हुए पल एक दूसरे के साथ बिता लेते थे। शू हियन तो प्यार भरी पत्नी की तरह जंग हुक की टाई तक ठीक कर देती थी। इतना प्यार पाकर वो पपी जैसा जंग हुक खुशी के मारे बेहोश ही होने वाला था। लेकिन यही नजारा शू हियन के एक्स हस्बैंड ने भी देख लिया। दोनों के बीच की गहरी नजदीकी ने उसके दिल को बुरी तरह चुभो दिया। इसी जलन में उसने खुद आगे बढ़कर यंग हुक से बात करने का फैसला किया। शुरुआत उसने यंग हुक की टाई की तारीफ से की, लेकिन जैसे ही जंग हुक ने यूं ही हल्के अंदाज में कह दिया कि ये किसी खास इंसान का दिया हुआ तोहफा है तो वो आदमी गुस्से से लगभग फट ही पड़ा। उधर होटल की ग्रैंड ओपनिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म होने वाला था वहां मौजूद एक रिपोर्टर जिसे जानबूझकर भेजा गया था अचानक शू हियन से सवाल करने लगा कि क्या वो अपनी ही कंपनी के एक जूनियर कर्मचारी को डेट कर रही है। शू हियन पहले इस सवाल को नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन रिपोर्टर ने हद पार करते हुए जंग हुक पर पीछा करने वाला होने का आरोप लगा दिया और कहा कि ये रिश्ता एक तरफा है। सवालों की बौछार जारी रही और दूर से यंग हुक भीड़ से अलग होते हुए वहां से चलता हुआ दिखाई दिया। असल में उनके रिश्ते का नाम क्या था, ये सवाल खुद यंग हुक के दिल में भी था। भीड़ के बीच से उसे जाते हुए देखकर शू हियन ने आखिरकार पीछे हटने से इनकार कर दिया। चारों तरफ कैमरे और लोगों की निगाहों के बीच घिरी हुई उसने हिम्मत जुटाकर मीडिया के सामने साफ कह दिया कि उसे अपनी ही कंपनी के एक साधारण कर्मचारी से प्यार हो गया है। ऐसे शब्द खुलेआम कहने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए ये वहीं मौजूद हर कोई समझ गया। वहां खड़े लोग हैरानी से सन्न रह गए। शू हियन की पूर्व सास गुस्से से दांत पीसने लगी। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो शू हियन का अपने बेटे के साथ दोबारा जुड़ने का मौका पूरी तरह खत्म हो जाता। गुस्से में उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि जंग हुक को रास्ते से हटा दिया जाए, ये कहकर कि कंपनी के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। मीटिंग में बैठे शेयर होल्डर्स भी शू हियन के खिलाफ आवाज उठाने लगे। जब शू हियन को जानबूझकर इन सब से दूर रखा गया तब पूर्व सास के एक आदमी ने जंग हुक के ऑफिस में जाकर उसे ठंडे लहजे में धमकाया। उसने कहा कि उसकी वजह से शू हियन होटल प्रेसिडेंट की कुर्सी खोने वाली है। उसके सामने दो ही रास्ते रखे गए, या तो इस्तीफा दो या कहीं और ट्रांसफर स्वीकार करो। लेकिन शू हियन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने पपी जैसे प्यार के लिए गुस्से में ऑफिस में घुस आई। उसकी ताकतवर मौजूदगी से पूरा ऑफिस सन्न रह गया। किसी ने उसकी बिजनेस ट्रिप का फायदा उठाकर उसी लड़के का ट्रांसफर कर दिया था जिसने बार बार उसका दिल जीता था। पूर्व सास के सहारे खुद को सुरक्षित समझने वाला वो कर्मचारी भी बेखौफ था, लेकिन शू हियन ने उसे ठंडे स्वर में चेतावनी दी कि आज से वो अपनी पूर्व सास के खिलाफ खुली जंग छेड़ रही है। उसी वक्त गहरा जख्म खाए हुए जंग हुक ऑफिस के बाहर आ पहुंचा। सेक्रेटरी को लगा कि वो शिकायत करने आया है, इसलिए वो दरवाजा खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि जंग हुक शू हुन से कितना प्यार करता है। शू हियन उसे हेडक्वार्टर से ट्रांसफर होने से रोकना चाहती थी, लेकिन जंग हुक जानता था कि पूर्व सास से
टकराना शूह्यून की मुश्किलें और बढ़ा देगा। वो नहीं चाहता था कि वो उसके लिए इतना बड़ा खतरा उठाए। जिस जगह उसका ट्रांसफर होने वाला था उसे ऑनलाइन देखते हुए जंगहुक के दिल में अजीब सी टीस उठी। उसे एहसास हुआ कि अब वो शूह्यून से पहले की तरह आसानी से नहीं मिल पाएगा। फोन पलटते हुए उसे अचानक ध्यान आया कि उसके पास शूह्यून की एक भी फोटो नहीं है। तभी उसके मन में एक साहसी ख्याल आया, वो उसे देखने दौड़ पड़ेगा। पूरी बोतल पानी पीने के बाद भी उसे प्यास लग रही थी, लेकिन आखिरकार वो शूह्यून के सामने खड़ा था। उसने उससे पूछा कि क्या उसका यूं अचानक सामने आ जाना उसे सच में पीछा करने वाला बना देता है जैसा लोग कहते हैं। इस पर शूह्यून ने नरमी से जवाब दिया कि वो उसे पीछा करने वाला नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड जैसा लगता है। हल्की छेड़छाड़ से लेकर बॉयफ्रेंड कहलाने तक जंगहुक भावनाओं से भर गया। इस पल को यादगार बनाने के लिए उसने फोन निकाला और दोनों की पहली साथ वाली फोटो खींच ली। जल्दी उनके बिछड़ने का दिन भी आ गया। दोनों में से कोई भी अलग नहीं होना चाहता था। जंगहुक शूह्यून को पार्क में टहलाने ले गया। इस दर्द भरे लेकिन अटूट रिश्ते को सोचते हुए शूह्यून की आंखों से आंसू बहने लगे। घर लौटकर जिसने कभी खाना नहीं बनाया था वही शूह्यून अब जंगहुक के लिए डिनर बनाने में लगी हुई थी। जंगहुक ने पीछे से आकर उसे प्यार से थाम लिया। ये दिल तोड़ने वाला प्यार आखिर उन्हें कहाँ ले जाएगा ये कोई नहीं जानता था। हैंडसम जंगहुक होटल के मेहमानों का अपनी पहचान वाली मुस्कान से स्वागत कर रहा था कि अचानक लॉबी में एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज गूंज उठी। पास जाकर उसने पूछा तो पता चला कि चेकआउट के वक्त बच्ची की गुड़िया खो गई थी। उसकी माँ उसे समझाने लगी कि नई खरीद लेंगे, लेकिन बच्ची अपनी वही पुरानी गुड़िया चाहती थी। बच्ची को शांत करने के बाद जंगहुक ने खुद उसकी गुड़िया ढूंढने का फैसला कर लिया, लेकिन पास खड़े एक सहकर्मी ने उसे याद दिलाया कि उस दिन लॉन्ड्री रूम में बहुत सारा बेडशीट और कपड़ा आया था। ऐसे में वहां से इतनी छोटी सी गुड़िया मिलना लगभग नामुमकिन था। फिर भी उस छोटी बच्ची का टूटा हुआ चेहरा देखकर जंगहुक ने कोशिश करने का फैसला किया। वो माँ बेटी से जल्दी विदा लेकर अकेले ही लॉन्ड्री रूम चला गया। उसके सामने गंदे बेडशीट से भरी कई ट्रॉलियां खड़ी थीं। उसके पास एक ही रास्ता था, एक एक करके शीट दर शीट देखना। इसी बीच और कपड़े लगातार आते जा रहे थे, लेकिन जंगहुक ने हार नहीं मानी। कई घंटे बीत गए। लाउंज में बैठी माँ बेचैन होने लगी। जंगहुक अब तक गुड़िया नहीं ढूंढ पाया था और लगातार काम करते करते पसीने से भीग चुका था। सांस लेने के लिए उसने मास्क उतारा और फिर से काम में लग गया। आसपास के लोगों को लग रहा था कि उसकी मेहनत बेकार है, क्योंकि गुड़िया मिल भी गई तो उसे कोई इनाम नहीं मिलने वाला था। लेकिन तभी जैसे ही उसने एक तौलिया झटका, उसके अंदर से एक छोटी सी गुड़िया नीचे गिर पड़ी। फर्श से उस नन्हे टेडी को उठाते ही जंगहुक खुशी से झूम उठा। वो दौड़ता हुआ बच्ची के पास पहुंचा और उसकी गुड़िया उसे लौटा दी। अपनी खोई हुई गुड़िया वापस देखकर बच्ची का चेहरा खुशी से चमक उठा। इस नेक दिल और केयर करने वाले युवक ने अपनी सच्ची सेवा से वहां मौजूद हर किसी का दिल छू लिया। उसी वक्त एक कैमरे ने काम करते हुए उसका ध्यान से भरा चेहरा कैद कर लिया। फोटो लेने के बाद उस बच्ची की मां ने होटल मैनेजर को अपना विजिटिंग कार्ड दिया। मैनेजर हैरान रह गई, क्योंकि वो एक ट्रैवलर मैगजीन की रिपोर्टर थी। कुछ ही दिनों बाद होटल के हेडक्वार्टर में एक बड़ी खबर फैल गई। जंगहुक की इस दिल छू लेने वाली हरकत की वजह से उनका होटल ट्रैवलर मैगजीन में छप गया और उसे साल का सबसे ज्यादा सिफारिश किया जाने वाला होटल घोषित किया गया। ट्रैवलर मैगजीन में चुना जाना हर होटल प्रोफेशनल का सपना होता है। मैनेजर ये खुशखबरी शूह्यून को बताना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त शूह्यून एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। क्यूबा में जिस होटल ओनर ने डील के लिए हामी भरी थी, उसने अचानक पीछे हटने का फैसला कर लिया। वजह ये थी कि किसी ने जानबूझकर उसे ये कह दिया था कि शूह्यून उसके सबसे प्यारे आंगन को तुड़वाने वाली है। शूह्यून के पहुंचने से पहले ही जंगहुक उससे पहले क्यूबा उड़ गया। उसने खुद जाकर ओनर से मुलाकात की और सारी बात साफ साफ समझाई। बातचीत के दौरान बुजुर्ग ओनर ने जंगहुक को पहचान लिया। उसकी भावुक कहानी पहले ही इंटरनेशनल मैगजीन में छप चुकी थी। ये जानकर ओनर का दिल पिघल गया और उसने डील के लिए हाँ कर दी। जब शूह्यून वहां पहुंची तब तक जंगहुक उसके लिए सब कुछ संभाल चुका था। अब उनकी जिंदगी का अगला अध्याय पूरी तरह उनका अपना था। न कोई मीडिया पीछा कर रही थी, न पहले जैसी निगाहें थी। वे खुलकर जी सकते थे। उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। सब कुछ सुलझ जाने के बाद वापसी की फ्लाइट में जंगहुक ने खुशी से शूह्यून को अपनी बाहों में भर लिया। एक साधारण कर्मचारी होते हुए भी जंगहुक ने कंपनी को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था और अब शूह्यून के पास उसे अपने पास रखने की पूरी वजह थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हमें अलग हो जाना चाहिए, तो मुझे छोड़ क्यों रही हो? सड़क किनारे खड़ा जंगहुक पीछे से देखता रहा, दिल से ये उम्मीद करते हुए कि शूह्यून पलट कर आएगी और कहेगी कि वो झूठ बोल रही थी। कमरे में जंगहुक का फोन बार बार बजता रहा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अब वो शूह्यून की आवाज नहीं सुन पाएगा, सच्चाई ने उसके दिल को चीर दिया। मैं ये नहीं कर सकता। इन 2 सालों में वे साथ मिलकर हर तूफान से गुजरे थे, फिर भी उसे खो बैठे। एक तरफ अमीर कोरियन चैबॉल परिवार की बेटी और दूसरी तरफ कंपनी का एक आम कर्मचारी। बराबरी ना होने वाला ये प्यार दोनों परिवारों पर हर दिशा से दबाव डाल रहा था। आखिरकार अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करने वाली एक माँ शूह्यून से मिलने आई। जंगहुक का एक चैबॉल वायरस के साथ रिश्ता होने की वजह से पूरे मोहल्ले में बातें फैल चुकी थी। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे थे कि जंगहुक ने ऊंचा उठने के लिए जानबूझकर उसे फंसाया है। यहाँ तक कि उसे नौकरी दिलवाने की उम्मीद भी करने लगे। तुम सच में जंगहुक से शादी करने वाली हो? अगर कर भी ली तो क्या वो सही शादी कहलाएगी? प्लीज उसके भले के लिए उससे अलग हो जाओ। एक माँ के बेटे के लिए किए गए इस प्यार के आगे शूह्यून कैसे मना कर पाती? ये रिश्ता हमेशा एक सपने जैसा ही रहा था, खूबसूरत लेकिन जागते ही टूट जाने वाला। जब वे फिर से कंपनी में मिले तो दोनों सबसे जाने पहचाने अजनबी बन चुके थे। कोई बात नहीं हुई, बस दिल में एक दूसरे के लिए खामोश दुआएं
आई थी। जंगहुक अपने ऑफिस में बैठकर इस्तीफा लिखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने वजह लिखनी चाही, शूहियन के साथ बिताए सारे खूबसूरत पल आंखों के सामने घूम गए। वो और रुक नहीं पाया। वो दौड़ता हुआ शूहियन के ऑफिस की तरफ गया, जहां वो पहले से कहीं ज्यादा थकी हुई लग रही थी। यंगहुक की माँ को अपने फैसले पर गहरा पछतावा हो रहा था। वो फिर से शूहियन के पास गई और उससे माफी मांगने की कोशिश की, क्योंकि प्यार तो उन दोनों के बीच था, दबाव उसी ने ज्यादा डाल दिया था। केबल पर जंगहुक ने वही हाई हील रखी थी जो पहली मुलाकात में शूहियन ने पहनी थी। उस पल सारी यादें लौट आईं। सब कुछ याद आते ही शूहियन खुद को रोक नहीं पाई। वो उठी और बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। रात के आसमान से साल की पहली बर्फ गिरने लगी। शूहियन जंगहुक के घर की तरफ बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ शूहियन को याद करते हुए जंगहुक अपने बचपन के अम्यूजमेंट पार्क पहुंच चुका था। उड़ती हुई बर्फ के बीच शूहियन ने यंगहुक की अकेली परछाई देखी। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। यंगहुक ने पलटकर देखा और जिससे वो दिल से प्यार करता था, वही महिला उसके सामने खड़ी थी। आखिरकार गिरती बर्फ के नीचे दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और इसी के साथ ये कहानी अपने अंत पर पहुंच गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।